हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर गॉस लॉ। और गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशंस बनते हैं। सो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गॉस लॉ के लिए हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना ज़रूर, क्योंकि उसमें मैंने सारे फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं और सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी आप लोगों को सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किए हैं। सो फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो चीज़ होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसने हमें ये बताया कि किसी क्लोज्ड सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं या कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अगर हमको जानना है तो हमें ये पता करना होगा कि कितनी अंदर फ्लक्स लाइंस जा रही है या फील्ड लाइंस जा रही है और कितनी बाहर। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई सिंबल से, ई फॉर इलेक्ट्रिक एंड दिस फाई सिंबल इज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला था कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर आपको एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और वहां पर उस एरिया का वैल्यू पता हो और दोनों का डायरेक्शन पता हो तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, जिसको हमने बोला था ई डॉट ए। ठीक है, और अगर छोटा एरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका डीएस एरिया है, बहुत ही छोटा, डी मतलब स्मॉल डिफरेंशिएशन वैल्यू। ठीक है, डीएस एरिया होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम ही होगा। तो हर छोटे छोटे टुकड़े के लिए आप ई डॉट डी एस निकालेंगे और फिर सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट स्टेप पे बात कर ली थी। तो आज हम पढ़ते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। It says the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge. Net word बहुत important है, net का मतलब है total charge enclosed by the closed surface. अच्छा, surface कैसी होनी चाहिए? closed surface होनी चाहिए, ये भी word बहुत ही important है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक क्लोज्ड सरफेस ले लें, जैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि फुटबॉल हो गया। ठीक है, आपने उसको इमेजिन कर लिया अपने माइंड में। अब उस फुटबॉल के अंदर हमने कोई चार्ज रख दिया। ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक से ज्यादा चार्ज भी अगर उसके अंदर है तो उन चार्जेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, उन चार्जेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस फुटबॉल के सरफेस एरिया को छोड़कर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? टोटल फ्लक्स। ओके, और वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? अगर हमको जानना है कि वो कितने लाइंस निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, तो उसको जानने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि हम जितने भी अंदर चार्जेस रखे हैं, ठीक है, उन सभी चार्जेस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करके नेट चार्ज निकाल लेंगे और नेट चार्ज निकालने के बाद उसको हम एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए कि आपके पास ये क्लोज्ड सरफेस है, जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही हो आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास कोई इरेगुलर बॉडी है। ठीक है, ऐसा कोई बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी जा रही है और अंदर भी, क्योंकि Q1 अगर पॉजिटिव होता है, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, है ना, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी। ठीक है, तो जो फ्लक्स लाइंस बाहर जा रही हैं उसको हम बोलेंगे फाई आउट और जो फ्लक्स लाइंस अंदर आ रही है उसको बोलेंगे फाई इन। ठीक है, ओके, तो टोटल फ्लक्स जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का सम करना पड़ेगा। कन्वेंशन के हिसाब से अगर फ्लक्स बाहर जा रही है तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे
और अगर फ्लक्स अंदर आ रही है तो उसको हम माइनस मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। तो टोटल फ्लक्स चाहिए हमको, तो इन दोनों को, टोटल इनकमिंग फ्लक्स और टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये माइनस हो गया तो इसकी वजह से कुछ लाइंस अंदर आएंगी, इसकी वजह से डिपेंडिंग चार्ज की वैल्यू क्या है, जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, ठीक है। और इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करते हुए निकल रही है ना, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, ओके। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर निकल रही है टोटल फ्लक्स हमको दे देंगी, ठीक है। तो उस टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने का ये तरीका गॉस ने बताया। क्या बोला कि इन सभी को हम ऐड कर लें, ठीक है। तो ऐड करने के बाद प्लस हो माइनस हो हमें मतलब नहीं, सबको ऐड कर लीजिए। तो जो ऐड करने के बाद हमारा जो नेट चार्ज निकलेगा क्यू नेट, ठीक है, उसको हम अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स मिलेगा। ये आपका गॉस लॉ है, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट करने से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकली हमको मिला ऐसे, ठीक है। जहां पर मैंने इस फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन, ये लॉ नहीं है, ठीक है। लॉ क्या है? लॉ ये है कि फ्लक्स क्या होना चाहिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर लॉ, ओके, दिस इज योर गॉस लॉ फॉर अ क्लोज्ड surface that says that the electric flux is equal to q net यानी total charge inside the closed surface divided by epsilon naught which is your permittivity of free space, okay। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे जिसमें हम इस गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। So now we will discuss the proof of Gauss law, ठीक है। We will discuss proof of Gauss law। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मान लिया हमने एक प्लस चार्ज है जिसका वैल्यू क्या है? Q है, ठीक है। और मान लीजिए कि हम r डिस्टेंस पे इस q चार्ज से कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे पता करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो इससे पहले हम कूलम्स लॉ वगैरह यूज करते थे, तो कूलम्स लॉ को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये गॉस लॉ यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इसकी वजह से, जिसका डिस्टेंस क्या है? r। तो हम जब भी गॉस लॉ लगाएंगे तो हमेशा याद रखिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस तो है नहीं, ठीक है, तो हम एक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि r रेडियस लेकर के हमने एक स्फीयर बनाया, सर्कल नहीं स्फीयर, ठीक है। तो हमने एक r रेडियस लेकर के एक स्फीयर अज्यूम कर लिया, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। स्फीयर है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसके बाद जिस भी पॉइंट को आपको निकालना है उसको डिस्टेंस मान के सेंटर से या चार्ट से आपने क्या कर लिया? स्फीयर बना लिया। अब क्या करेंगे? जहां पर भी आपको निकालना है वहां पर एक बहुत ही छोटा सा स्फीयर, बहुत ही छोटा सा सरफेस एरिया आप कंसिडर कर लेंगे जिसका सरफेस एरिया होगा वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट इज ds, ठीक है। ds क्या है? जैसे कि स्फीयर का एरिया या स्क्वायर का एरिया होता है ना, वैसे ही हमने इस छोटे से पार्ट का एरिया कंसिडर कर लिया है और उसकी वैल्यू क्या है? ds, ठीक है।
अब हमको बनाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, अगर आपको किसी सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करनी है तो आप उस सरफेस पे क्या कर लीजिए, नॉर्मल बना दीजिए। अगर हम सर्कल में या स्फीयर में नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, तो सरफेस पे, तो इस सरफेस पे अगर नॉर्मल बनाना है तो रेडियस के अलोंग जाएगा। आपने पढ़ाई होगा कि सर्कल में हमेशा 90 डिग्री बनता है सरफेस से अलोंग दी रेडियस, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इस सरफेस एरिया का, स्मॉल सरफेस एरिया का नॉर्मल एरिया वेक्टर बनाना है तो हम रेडियस के अलोंग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गया आपका एरिया वेक्टर ds, ठीक है। ये आपका आ गया एरिया वेक्टर ds, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि अगर हम प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। लाइन ज्वाइनिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द प्लेस वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमने दूर से देख लिया पॉजिटिव को, हम दूर जाना चाहते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूर जाएंगे, ठीक है। तो हम दूर किधर जाएंगे, इसी लाइन में जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, यही हो गई। जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिमेंबर टू अप्लाई द वेक्टर साइन इन बोथ ऑफ देम बिकॉज वी आर डिनोटिंग द डायरेक्शन, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज at a distance r is given by k times the source charge, किसकी वजह से, ये हमारा सोर्स चार्ज है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ये हमको पता है कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। लेकिन फ्लक्स हम इस छोटे से एरिया के ही वजह से ही तो निकाल रहे हैं ना, हम सिर्फ इतने ही पोर्शन को कंसिडर करना चाहते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। तो अगर स्मॉल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स भी तो स्मॉल ही निकलेगा, राइट। तो स्मॉल एरिया की वजह से स्मॉल फ्लक्स, ds एरिया की वजह से d5 फ्लक्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इट इज इक्वल टू dot product of electric field vector E and the small area vector ds, small area vector ds, okay. So for this small area ds the flux will also be very small, that's why I have applied d here, okay. अब क्या करेंगे, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है, स्केलर फॉर्म में रखना है। तो हम इस डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लेंगे। हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है, तो इसका वैल्यू होता है ए का वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू बी का वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो गया कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसी तरीके से अगर हम ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को ले रहे हैं तो ई का मैग्नीट्यूड विदाउट वेक्टर साइन, ds का मैग्नीट्यूड विदाउट वेक्टर साइन and the angle between the e vector and the ds vector. What is the angle between them? It is cos 0. Now cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 की वैल्यू हो गई कितनी, 1। तो ये हो गया e इंटू ds, ठीक है, e इंटू ds। यानी इस चीज की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, so I will write d phi e is equal to E इंटू ds। ये सिंबल के लिए यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू ds। अब इस स्मॉल फ्लक्स को हम क्या करना चाहते हैं, टोटल में बदलना चाहते हैं।
क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ छोटे से, जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ भी हम मॉडल बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका प्रोटोटाइप रेडी करते हैं, राइट। और प्रोटोटाइप जब रेडी हो जाता है तब उसको हम लार्ज स्केल में बनाते हैं, हम एकदम से लार्ज स्केल में नहीं बनाते चीज़ों को, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो हम छोटे से सरफेस एरिया में पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको लार्ज स्केल में कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यूज करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्लक्स, ओके। तो ये हमारे पास स्मॉल फ्लक्स निकला बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एरिया, ओके। नाउ अब हमको पूरा फ्लक्स निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम अब क्या करने वाले हैं, सब दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। अब हम वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि वेक्टर से हम निकल चुके हैं, अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो है इंटीग्रेशन पूरे सरफेस में लगेगा, इसलिए हम ऐसा सर्कल बना देंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि पूरे सरफेस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एस भी लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, तो इससे भी पता चल जाएगा, इट इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये सरफेस कैसी है, क्लोज्ड है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। तो ये हो गया ई इंटू डी एस। अब हम इसको कैलकुलेट कर ले, तो स्मॉल स्मॉल फ्लक्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर डी नहीं लिखेंगे, डी मतलब स्मॉल फ्लक्स, अगर टोटल लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। तो इस छोटे छोटे फ्लक्स को हम ऐड कर ले तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह सेम ही है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर डिस्टेंस सेम है, सोर्स चार्ज सेम है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर सब जगह क्यू सेम है, आर सेम है, तो इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख लेंगे। और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर ऑल दी स्मॉल स्मॉल सरफेस, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े सब सारे सरफेस पे ले लिए, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल का जो ब्लैक पोर्शन है, व्हाइट पोर्शन है ना, वो छोटा छोटा सरफेस मान लिया, सबको ऐड कर लिया, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे तो पूरे सरफेस का मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ई इंटू डी एस लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा डी एस इंटीग्रेशन है, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इसको लिख लेंगे, इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो अगर हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू पता हो तो हम इसकी जगह पर रख देते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो लेट्स सी, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल गेट k टाइम्स q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ये जो k है ये किसकी जगह पे लिख रहे हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे में जगह नहीं है, अब मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई, है ना। ये आया हमारा कैंसिलेशन के बाद। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने। क्यू की वैल्यू वैसे ही रहेगी और यहाँ पर आ गया 4 पाई। तो आपने 4 पाई और 4 पाई कैंसिल कर दिया, तो फ्लक्स मिल गया आपको कितना, 1/एप्सिलॉन नॉट, q by एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर गॉस लॉ, दिस इज योर गॉस लॉ। तो हमने क्या किया, गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल चार्ज दिया है, ठीक है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे टोटल फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस व्हिच इज क्लोज्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमने फ्लक्स निकाल लिया q by एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया गॉस लॉ का। ठीक है, अब हम आते हैं एक नए क्वेश्चन पे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, so this question was asked in CBSE examination 2023. CBSE 2023. What the question says is Gauss law is based on the inverse square law, yes, inverse square dependence on distance contained in the Coulomb's law. You have to explain this statement. Okay, so this question came in CBSE examination 2023 and many of the students got confused कि इसके लिए हम आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि गॉस लॉ किस तरीके से कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वी आर आस्किंग हियर दैट व्हाट इज द हाउ कैन यू से दैट गॉस लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द कूलम्स लॉ। ठीक है, सो उसके लिए हमें कूलम्स लॉ क्लियर होना चाहिए, हमें गॉस लॉ क्लियर होना चाहिए, तभी हम डिपेंडेंस दिखा पाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमने प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में किया था कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इससे हम आर डिस्टेंस पे पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एट दिस पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है आपको पता ही होगा, अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स कैसे मिलता है हमको, फोर्स मिलता है के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको तो पता ही है कि अगर हमको फोर्स लिखना है तो हमें टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज ये है और यहाँ पर क्यू नॉट रखा है, तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज this one kq by r square, which is nothing but it is the it is coming out straight away from the Coulomb's law. This is your Coulomb's law, isn't it? Coulomb's law, इसी को तो बोलते हैं Coulomb's law, जिसमें हम ये बोलते हैं कि force is inversely related to the square of the distance. Okay, इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जब हम किसी फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए हम क्या करना चाहते हैं, पूरे क्लोज्ड स्फीयर की वजह से हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे गॉस लॉ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक स्फीयर अगेन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक स्फीयर अज्यूम कर लिया जिसका रेडियस क्या है, आर। तो ये इमेजिनरी होता है, रिमेंबर दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर हम एक स्मॉल सरफेस ले लेंगे जिसको हमने ds बोल दिया। ठीक है, तो ds वेक्टर यानी एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस यानी 90 डिग्री टू द सरफेस, दैट इज ds वेक्टर।
तो हमने देखा कि ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों का एंगल क्या है, 0 है। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर, स्मॉल सरफेस एरिया, दैट इज ds। तो स्मॉल फ्लक्स कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो e का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन e एंड ds विच इज इक्वल टू 0। सो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू दिस small surface is E into ds. This we have calculated. Okay. Now this ds is what? This is the small surface area of this part only, है ना? But we have to consider the total surface area. Okay. So for total surface area, what do we have to do? We have to do the integration. So I'm not having the space here. So I'm going to rub it out and let's see what is the total flux now. So for total flux, I am going to integrate it. d phi e is equal to E into ds. Not vector sign. Why? Because cos 0 is 1. And we have already said that this is the magnitude which we are considering, not the vectors. And this integration is over the closed surface. That's why I am putting this symbol. And this is for surface integral. So I am writing S over here. So this will give you the total flux. And what is this? This is the electric field magnitude multiplied by the small surface area and उसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, उसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कौन रह जाएगा, ds। यानी छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो हमको क्या मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करेंगे तो हमको पूरा फुटबॉल वाला शेप मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो फुटबॉल वाला शेप को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। यानी पूरे सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे, स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया यहाँ आपको लिखना है। तो फाई इज इक्वल टू स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ sphere। ठीक है, this is your part, okay, which you have to write। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके थे, उस वैल्यू को हम डाल देते हैं। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना आ गया, KQ बाई r स्क्वायर, राइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एरिया लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे r स्क्वायर डिपेंडेंस है ना, r स्क्वायर की डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट, तो E की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा स्टेप था पीछे वाला, उसके में E की जगह पर हमने F बाई क्यू नॉट लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फाई E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। F को हम लिखते हैं KQ, इसको हम क्या लिखेंगे, KQ नॉट बाई r स्क्वायर, और नीचे में रहेगा क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा KQ बाई r स्क्वायर। ऐसे ही तो लिखेंगे ना, isn't it? तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो KQ नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, और ये हो गया आपका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि आप जो कूलम्स लॉ लिखते हैं, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कूलम्स लॉ, isn't it? दिस इज योर कूलम्स लॉ। तो अगर ये कूलम्स लॉ है जिसमें 1 अपॉन r स्क्वायर आ रहा है, तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर इस सरफेस एरिया के r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, isn't it? तो अगर ऐसा हुआ r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आपकी राइट हैंड साइड पे, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे r है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो डिपेंडेंस ऑफ दिस फ्लक्स विथ द डिस्टेंस। ओके, सो
अगर ये आर स्क्वायर हुआ तभी तो इसको कैंसिल करेगा ना, अगर ये आर स्क्वायर नहीं होता तो आर क्यूब होने से क्या होता, यहां पर आर स्क्वायर ही कटता, एक आर नीचे बच जाता, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता फ्लक्स हमारा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आर की पावर 1 होती तो भी पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता, तब यहाँ पे आर बच जाता, तब हमारा फ्लक्स डिपेंड होता आर पे, ठीक है। तो इन एनी केस आर स्क्वायर के अलावा यहाँ पर और कोई भी पावर होती तो हमारा फ्लक्स आर पे डिपेंड करता, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता था। लेकिन अभी कूलम्स लॉ में आर स्क्वायर का डिपेंडेंस है, तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने से हमारा फ्लक्स आर यानी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा फ्लक्स, तभी तो इसके ऊपर हमारा कूलम्स लॉ पे बेस्ड है फोर्स, तभी तो हमारा ये कैंसिल हो रहा है, राइट। अगर ऐसा ना होता तो हमारा फ्लक्स निकलता ही नहीं, गॉस लॉ निकलता ही नहीं, प्रूफ ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फ्लक्स आ जाएगा के क्यू, ठीक है, इंटू 4 पाई। इस चीज को मैं वापस से कंटिन्यू करती हूँ ऊपर में। तो हमारा फ्लक्स आएगा यहाँ से के क्यू बाई 4 पाई। तो अब आप जानते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू तो क्यू ही है, आपका 4 पाई ये हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका फ्लक्स कितना निकल आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप लास्ट में लिख दीजिए कि गॉस लॉ इज डिपेंडेंट on inverse square of distance, because in Coulomb's law force is inversely proportional to r square, and also surface area, या आप ऐसे लिख सकते हैं, which implies electric field is also dependent on 1 upon r square, and surface area of sphere it is equal to 4 pi r square. Both will get cancelled, showing that electric flux is independent of distance r, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा, इतना आपको कंक्लूजन में लिखना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को वेल प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखनी होगी। So this was the question which came in CBSE examination 2023. बेसिकली ये प्रूफ था, ये आपका रिलेशन बता रहा था कूलम्स लॉ और गॉस लॉ के बीच में, ठीक है। सो जो आप लोग नोट्स कॉपी में लिखते हैं कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ में रिलेशन बताइए, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके लैंग्वेज को पूछा गया है, नथिंग एल्स, ओके। सो आई होप आपको यह समझ में आया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के बनते हैं। आपसे बोला जाता है कि अगर ये स्फीयर ना होता, स्फीयर के अलावा ये क्यूब होता, तो क्या फ्लक्स वही रहता, है ना। और भी कई तरीके के क्वेश्चंस इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो लेट्स सी दोस क्वेश्चन वेरिएशन। कह रहा है क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज
a point charge is placed at the center of spherical Gaussian surface, how will the electric flux phi E change if, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए, लेट्स सी दोस पार्ट्स. द स्फीयर इज replaced by cube of different volume. Okay. second क्वेश्चन में बोल रहा है, a second charge is placed near and outside the original sphere. ठीक है. थर्ड में बोल रहा है, a second charge is placed inside the sphere. एंड फोर्थ पार्ट में बोल रहा है, the original charge is replaced by an electric dipole. So this is the question. Let's read out question one by one and answer them. There is a point charge which is placed at the center of the spherical Gaussian surface. एक point charge है, उसको हमने एक sphere के शेप का Gaussian surface लिया है, उसके अंदर डाल दिया, जो अभी तक सिचुएशन देखते आ रहे हैं. How will the electric flux change if the conditions दी हैं? Sphere is replaced by a cube of different value. ठीक है, यानी अगर आपने स्फीयर को रिप्लेस करके क्यूब बना दिया, और वो भी बड़े वॉल्यूम का या उससे भी ज्यादा छोटे वॉल्यूम का, तो क्या फर्क पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर? तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, फ्लक्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द सोर्स चार्ज एंड नथिंग एल्स, राइट? अगर सोर्स चार्ज चेंज हो ही नहीं रहा है तो फ्लक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम कोई भी वॉल्यूम ले लें. ठीक है. सो फर्स्ट का आंसर होगा नो चेंज इन फ्लक्स. ठीक है. सेकेंड में आइए, अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर एंड आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड, यानी जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, वो गॉसियन सरफेस के बाहर है. हम गॉसियन सरफेस के जो फॉर्मूला लिखते हैं फ्लक्स का, उसमें हम जो चार्ज लिखते हैं वो चार्ज इनसाइड होना चाहिए, बाहर नहीं. अगर इनसाइड के नेट चार्ज में फर्क पड़ रहा है तब दिक्कत है. ठीक है, तब फ्लक्स चेंज हो जाएगा. लेकिन बाहर है तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब आपको फर्क पड़ेगा ना. बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, राइट? तो इसी तरीके से फ्लक्स में आप सिर्फ उन्हीं चार्जेस को कंसिडर करेंगे, उन्हीं चार्जेस के चेंजेस को कंसिडर करेंगे जो कि अंदर है. ठीक है. बाहर वाले में क्या है नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है. सो यहाँ पे लिखा द सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर. आउटसाइड है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्लक्स विल नॉट चेंज हियर. आंसर नो चेंज इन द फ्लक्स. ओके. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर. यानी अब इनसाइड, अंदर में चार्ज चेंज कर रहे हैं. ठीक है. अगर अंदर में चार्ज चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि अब क्यू नेट बदल जाएगा. ठीक है. सो हियर आंसर विल बी फ्लक्स विल चेंज. ओके.
And last part, the original charge is replaced by electric dipole. ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज था प्लस क्यू, अब ओरिजिनल के अलावा यहाँ पर एक और चार्ज आ गया माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल तो क्या होता है, क्यू नेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या मिलके बना देगा, जीरो, है ना। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। और अगर फ्लक्स का नेट चार्ज जीरो हो गया तो क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो। ठीक है, तो अगर डाइपोल रखा है तो डाइपोल की वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर अ गिवन सरफेस, the Gauss law is stated as integration of E vector dot ds vector is equal to 0. From this we can conclude that A part, E is necessary 0 on the surface. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बी ऑप्शन, E is perpendicular to the surface at every point. C part, the total flux through the surface is 0. And fourth part, the flux is only going out of the surface. So this is your question. Let's read out the question and check which options are correct. For a given surface, the Gauss law is stated as E vector dot ds vector equal to 0. ठीक है, तो what is this? This is flux. Okay, we know the definition of flux, which is the dot product of electric field and the area vector. So flux is equal to 0. From this we can conclude, क्या क्या conclude कर सकते हैं हम लोग, E is necessarily 0 on the surface. तो कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन तभी जीरो होता है जब ये जीरो हो या ये जीरो हो जाए, तो इसका मतलब E जीरो होता होगा। ठीक है, वो तो ठीक है, बट E और भी किसी कंडीशन में जीरो हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉट। ठीक है, डॉट लिखा है, इसका मतलब आपको एंगल भी देखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ E जीरो होने से या DS जीरो होने से ही जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो cos 90 जीरो होने की वजह से भी ये टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस पॉइंट हैज टू बी रिमेंबर्ड, इट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फ्लक्स जीरो होने के लिए E को जीरो होना है या DS को जीरो होना है काफी है, इट इज नॉट नेसेसरी। इसमें जीरो होने के लिए ये भी चीज बहुत सफिशिएंट है कि इनका डॉट प्रोडक्ट में जो कॉस आ रहा है, कॉस थीटा, यानी कॉस अगर 90 हो जाए, यानी E और DS के बीच का एंगल 90 हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो आपका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस पॉइंट हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग, E is not the only thing to make the flux zero. So this option will be not correct. Next option, E is perpendicular to the surface at every point. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, क्या E is perpendicular to the surface at every point? क्या हर जगह E सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हो सकेगा? नहीं। ठीक है, इसमें कहीं पे भी नहीं दिया है कि हम स्फीयर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्यूब ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। थीटा तो बदल सकता है, राइट? तो
इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. हाँ, अगर ये E डॉट डी एस दिया, अगर ये इंटीग्रेशन ना होता तो हम टोटल फ्लक्स की बात नहीं करते, लेकिन इंटीग्रेशन दिया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स बोलेंगे इसको. तो टोटल फ्लक्स इज 0. टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. यस, दिस इज द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट. द फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस. सिर्फ बाहर ही जा रहा है फ्लक्स? नो, नॉट नेसेसरी. किसी क्लोज सरफेस में अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और 2 बाहर निकल रही हैं, यानी इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स. ये माइनस में, ये प्लस में, टोटल फ्लक्स क्या बना देगा, 0. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स 0 कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो, तब टोटल फ्लक्स 0 बन जाएगा. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स 0 है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, सिर्फ बाहर ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. उसके लिए क्या होना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उतना अंदर भी आना पड़ेगा. ठीक है, तो अंदर आने वाला फ्लक्स लाइंस शुड बी इक्वल टू बाहर जाने वाले. ठीक है, तो सिर्फ अंदर आ रहा है, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, तब फ्लक्स 0 नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एनसीईआरटी से है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? ओके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जो लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही करते हैं. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. There is a point charge of 10 microcoulomb. Remember this sign, micro, which is equal to 10 to the power of -6. Okay, so 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter. कितने डिस्टेंस पे, 5 centimeter, directly above the center of a square of side 10 centimeter. यानी मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है. लेंथ एंड ब्रेड्थ स्क्वायर की सेम ही होती है, 10 10. ठीक है, अब इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम. ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर से, ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से फ्लक्स कितना होगा. ठीक है, तो अब आप बोलोगे ये स्क्वायर है, ये तो 3 डायमेंशनल है ही नहीं, क्लोज तो होगा ही नहीं. क्लोज नहीं होगा तो कैसे निकाले हम फ्लक्स, है ना. तो मैंने बोला कि क्लोज नहीं भी होने से हमें क्या करना होगा, क्लोज बनाना होगा सरफेस को. ठीक है, तो क्लोज बनाने के लिए कैसे करोगे, इस चार्ज को एनक्लोज कैसे करोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे भी एक स्क्वायर डाल दोगे, इतने ही लेंथ और ब्रेड्थ का, यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दोगे, यहाँ भी स्क्वायर डाल दोगे, यहाँ भी स्क्वायर डाल दोगे, चारों तरफ और ऊपर भी स्क्वायर डाल दोगे, इतने ही लेंथ और ब्रेड्थ का. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब. तो लेट अस कंसिडर दैट देयर इज अ स्क्वायर हियर. ठीक है, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होंगे. ठीक है, और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर आपका चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का. ठीक है, क्यू चार्ज रखा है. अब आपको क्या करना है, आपको एनक्लोज करना है ना, इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे तभी तो आप फ्लक्स निकाल पाएंगे. तो आप बना लीजिए एक क्यूब. ठीक है, तो लेट अस मेक दैट क्यूब. ये आपका पीछे वाला पोर्शन हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है. ठीक है, ये आगे वाला हो गया, साइड वाला. ठीक है, ये हो गया.
तो अब आपका जो चार्ज है वो पूरा क्यूब में एनक्लोज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आपका एनक्लोज हो गया, गॉसियन सरफेस बन गया आपका, अब आप निकाल सकते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे आप, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए। इस पूरे क्यूब के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है Q, ठीक है। और टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। ये गॉस लॉ का यूज करके आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर टोटल फ्लक्स इसका इतना है और इसमें कितने साइड हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ साइड्स, एक साइड नीचे का, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा पीछे वाला, पांचवा आगे वाला और सिक्स्थ वाला ऊपर। तो टोटल कितने साइड्स हैं इस क्यूब के, 6 साइड्स हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जितना भी फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स 6 साइड से निकल रहा होगा ना, ठीक है। तो 6 साइड से निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हर एक साइड का आपको क्या कर देना है, फ्लक्स ऐड कर देना है। यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का, पीछे का, आगे का, सब जगह का फ्लक्स आपको ऐड कर देना है। तो 6 साइड्स है और 6 साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो 6 साइड्स में जो फ्लक्स होगा वो भी इक्वल होगा। तो इस टोटल फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स कैसे मिलता है, जैसे हम लोग छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करके टोटल बनाएंगे ना, तो यहाँ पर भी हम जो 6 साइड्स है सभी 6 साइड्स का फ्लक्स ऐड करेंगे। तो लेट अस से कि एक साइड का फ्लक्स कितना है, एक साइड का फ्लक्स कितना है 5s। तो ऐसे करके कितने साइड है हमारे पास, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 साइड्स का फ्लक्स जब हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम इस टोटल फ्लक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू वन साइड, 6 मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स थ्रू वन साइड विल गिव यू टोटल फ्लक्स। तो हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया एंड दिस विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको सिर्फ एक साइड का ही निकालना है, ओनली वन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, सिर्फ एक ही साइड का निकालना है, नीचे का, ठीक है। तो ऐसा होने से हम एक साइड का फ्लक्स अगर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें स्क्वायर जो है उसके ऊपर कोई चार्ज रखा है और ये क्यूब है, तो क्यूब में 6 साइड्स होते हैं, तो आप टोटल फ्लक्स को Q बाई एप्सिलॉन नॉट को 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक साइड का फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स थ्रू वन साइड। अब इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू चार्ज, चार्ज मतलब कितना 10, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये माइक्रो है ना, इसकी जगह पे ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय 6 तो था ही हमारे फॉर्मूले में, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम लिखने चलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर ये होगी -5 डिवाइडेड बाई 6, ऊपर में है 4 पाई और नीचे में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह लें, इसको हम 4 पाई बोल लें, तो ये हो जाएगा 5s इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10 की पावर -5, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k बोलते थे, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, और ये हो गया हमारा 4 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। वापस से आते हैं ऊपर में, तो हमारा फ्लक्स आ गया 3/2 यानी 1.5, ठीक है। और ये -5 है और ये 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 पाई भी था हमारे पास, ठीक है। तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा, तो आपके पास हो गया ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 पाई, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर ऑफ, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, ठीक है। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो 6 पाई
65 इंटू 10⁴। अब आप इसको और भी अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो 3.14 रखिए, 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁴, तो फ्लक्स थ्रू वन साइड ये आ जाएगा आपका 6 4 20 इंटू 10⁴। अब आप इसमें से डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, ठीक है। 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, आपको एक डेसिमल यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। आप 1.88 करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको अभी नहीं करते जीरो, ठीक है। आप क्या करें, ये जो आपका एक और 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब आप क्या करिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 जीरो है तो ये आपका आ गया फ्लक्स। ये 2 जीरो है ना, तो आप इन दोनों के बीच में लगाएंगे 1.88 इंटू 10⁴ प्लस 1 कितना हो गया 5। ये साइंटिफिक नोटेशन होते हैं इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और फ्लक्स की यूनिट मैंने आपको समझाई थी, फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स की यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप फ्लक्स की यूनिट लिखना भूल जाएंगे तो फालतू में आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। So you should not forget to write the SI unit in any case, in any numerical. Okay. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. This is all for the Gauss law numericals and questions which we have discussed. अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे तो हम गॉस लॉ से एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स थ्रू सिमेट्रिकल बॉडी लाइक लाइन चार्ज body, or you can say a sheet of charge, or you can say a spherical charge. So इन सब के लिए applications हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।